चलेंगे, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आराम से। बस अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है, जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की, तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, फैमिली पार्टीज हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाहत, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाहत को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाहत में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाहती थी, जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो खानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये दो खानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने जरा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे, बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फोन के जरिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फोन के जरिए इलेक्शन होगा, जिस तरह टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था, एक अब अपनी पार्टी को, और आसिया आपको खास, मैं मिलने भी आसिया को गया था। हमारी ख्वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी। और जिस तरह हमारी ख्वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की पाकिस्तान में होगा। क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूं जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख्वातीन की बहुत पहले से ज्यादा इज्जत है। और हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स, और सामने देख रहे हैं कि औरतें बच्चे और वो उनके ऊपर इस तरह की बेदर्दी से शेलिंग करें। मैंने नहीं, मुझे कभी ये अंदाजा नहीं था कि मैं
یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاء کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے، پتہ تھا عورتیں ہیں وہاں، اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا. اور ایک ایسا خوف پھیلایا گیا. اور وہ خوف کیوں پھیلایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز، ایک کرپٹ، وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا. اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے انصاف کے ساتھ، اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے، میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا. جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، خود پبلک نکلی، میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا، انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے، تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی. فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ، 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول، اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے، پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا، فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی. وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں، لائبل لاز ہیں، وہاں ہیوی فائنز ہیں. بلکہ یہاں کے ہمارے 1-2 لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز کر کے کیسز جیتے ہیں. تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی. آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ ہیروز ہیں. وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت، ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے. ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز. اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں، اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے. جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے. تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو اب کیا انہوں نے، ان کے طریقے کیا تھے؟ ایک تو پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی، جس میں اپوزیشن ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی، کسی کو فیتھ نہیں ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو ابھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر، یہ شریف خاندان کے اوپر، اور ان کے ڈرتے تھے لوگ،
ब्यूरोक्रेट्स डरते थे, पुलिस वाले इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेते हुए डरते थे। नैब में जा रहे हैं और नैब के अंदर जाके पथराव कर रहे हैं नैब के ऊपर, सिर्फ केसेस से निकलने के लिए। वहां FIA की वो हमजा शहबाज जा रहा है FIA के अंदर और धमकियां दे रहा है। वो जो डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको धमकियां दे रहा है कि तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले। तो इन्होंने इनके खिलाफ इदारे पहले डरते थे, अब आके FIA से इन्होंने जो किया है, एक को हार्ट अटैक हो गया जो इन्वेस्टिगेट करे, एक डॉक्टर रिजवान मर चुके हैं, सारे केसेस अपने खत्म करवाएंगे। ये कभी भी किसी भी दुनिया के अंदर मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। मुल्जिम कैसे जज बन सकता है? वो ऊपर बैठ के अब अपने सारे केसेस, नैब ये खत्म, इदारों को, पुलिस वाले जो एक करप्ट आदमी जिसको यहां बना दिया है IG पंजाब, इनको लेके आए थे खास तौर पे ये जो दहशत फैलाई है इन्होंने, IG इस्लामाबाद। तो इन लोगों को लाया गया है इसलिए नहीं कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इसलिए कि करप्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। एक वो लोग जो 30 साल से इस अपने आप को साबित कर रहे थे करप्ट, जो आज कहते हैं कि जी हो मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, ये 30 साल ये बैठे हुए थे। और मैं एक चीज आपको आज मैंने मीडिया पे भी बात की है आप सबके लिए, इस वक्त दो बहुत बड़े मसले बने हुए हैं आज पाकिस्तान के, एक लोड शेडिंग और दूसरा मसला है पानी का। किसानों के लिए शोर मचा हुआ है, किसानों का बुरा हाल है। दोनों के लिए हमने हमारे दौर में 50 साल के बाद डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए। हमने 10 डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें 3 बड़ी डैम्स है, 2 बड़ी डैम्स है, एक बमन डैम है। वापडा ने हमारे दौर में उनकी क्रेडिट रेटिंग ऐसी थी कि उनको इंटरनेशनल डायरेक्ट सॉवरेन गारंटीज के बगैर उनको लोन मिलते थे। जब से ये आए हैं और ये बड़े इसके बहुत दूर दराज इसके असरात होंगे पाकिस्तान। जब से ये आए हैं, पहले मूडीज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग खत्म की, माइनस पे की, और फिर जब से जनरल मुजम्मल गए हैं जो चेयरमैन वापडा थे, जब से उन्होंने रिजाइन किया है, वापडा की क्रेडिट रेटिंग माइनस नेगेटिव में चली गई है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा किसी को भी समझ नहीं आ रही। इसका मतलब कि जो ये हम कोशिश कर रहे थे 50 साल के बाद, एक तो पानी की स्टोरेज करना, क्योंकि वो आगे पानी के बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। हमारे पास ज़मीन है कई, लेकिन हमारे पास जो पानी का शॉर्टेजेस आएंगी आगे, उसके लिए पानी की स्टोरेज चाहिए। तो वो डबल कर रहे, हमारी कोशिश थी अगले 7-8 साल में पानी की स्टोरेज डबल हो जाए। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि इनको कर्जे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो पहले बाहर से कर्जे मिल रहे थे डायरेक्टली वापडा को जनरल मुजम्मल के ज़माने में, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो रुक जाएगा। और कर्जे मिलेंगे तो बहुत महंगे, तो आगे हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो ये तो एक चीज़ हुई है। उसके अलावा जो एक इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी और मुश्किल से एक बैंकरप्ट इकॉनमी को संभाल के कोरोना के दौर से नेविगेट करके तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट और चौथे साल में 6%, प्रोजेक्टेड 5वें साल में 7% थी, वो इकॉनमी आज सीधी तरफ तेजी से नीचे जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि महंगाई